रुला देने वाली कहानी भाग 8। आशुतोष आगे बोला, अब कई महीनों से तुम तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। जब पता चला कि तुम यहाँ आए हो तो जैसे तैसे हिम्मत जुटाकर तुम तक पहुँचा हूँ। मुझे तुमसे मेरी बच्ची के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर आकाश का दिल घबराया। वो तो पारो को सुभद्रा के ही हवाले कर आया था। उसने फौरन ही सुभद्रा के पास वीडियो कॉल किया तो पारो वहीं खेलती हुई मिली। उसके दिल को सुकून आया और आशुतोष पर तरस भी आया। अब जब सब कुछ साफ था तो आकाश ने आशुतोष को आश्वस्त किया कि वो जल्द ही कोई नौकरी ढूंढ ले तो वो पारो को उसे दे देगा। आखिर जब आशुतोष की कोई गलती थी ही नहीं तो वो कैसे उसकी बेटी से दूर रह सकता था। आशुतोष उनके कमरे से बाहर निकला तो ज्योति ने आकाश को घूर कर देखा और अगले ही पल उसके पास आकर उसके सीने से लग गई और बोली, आप बहुत अच्छे हैं। उसे यह जानकर गर्व हो रहा था कि खुद का बच्चा ना होने की बावजूद भी उसने पारो को बहुत प्यार किया था। ज्योति को कभी नहीं लगा था कि वो उसकी बेटी नहीं है। न ही उसने बताया था। वो दोनों अगले ही दिन वापस आ गए थे। आकाश का दिल घबरा रहा था। पारो को लेकर डर लग रहा था कि कहीं सुभद्रा उसे कोई नुकसान न पहुंचा दे। डर तो ज्योति को भी लग रहा था, पर पारो के दूर जाने का वो ही तो थी जिससे अब तक को खुलकर बोल देती थी, पर अब वो चली जाएगी सोचकर ही उसका दिल कांप रहा था। घर पहुंचकर जब पारो उन दोनों को खेलती हुई मिली तो आकाश को करार आया। उसने एक नज़र पारो के पास बैठी अपनी माँ को देखा और पारो को लेकर वहाँ से जाने लगा तो अचानक आई सुभद्रा की आवाज़ ने उसे रोक दिया। सुभद्रा उठकर उसके पास आई और बोली, बच्चा किसी का भी होता नाजुक सा बच्ची ही है और इतनी भी बुरी नहीं हूँ मैं कि एक बच्चे से अपना बदला निकालूं। उसकी बात सुनकर आकाश एक झटके से पलटा और अजीब ही हरकत भरी नज़रों से उन्हें देखने लगा। यानी सुभद्रा को सब पता था। उसने आशुतोष के पीछे जासूस लगवाए थे या उसके पीछे सुभद्रा के बारे में जब से आशुतोष ने उसे पता चला था उसे नफरत सी हो रही थी। उनसे पर अफसोस था कि वो उनके खिलाफ नहीं जा सकता था। सुभद्रा उसे देखते हुए बोली,
उस छोरे की नौकरी लगवा दी है तेरे पिता ने। कल जाकर इसे दे आना। पर मैं उसकी माँ है, संभाल लेगी इसे से। आकाश भरी हुई आँखों से लड़खड़ाते हुए अपने कमरे तक पहुँचा कि तभी उसका फ़ोन बजा। आशुतोष का था। उसने अपनी नौकरी के बारे में बताया तो आकाश ने घबराई हालत में ही उसने पारो को देखने का वादा कर दिया। उसने एक नज़र पारो को देखा जो अब ज्योति की गोद में थी। वो पलटा और एक बैग निकालकर उसमें पारो का सारा सामान डालने लगा। उसे सुभद्रा से डर लग रहा था। पता नहीं उन्होंने अब तक पारो को अपनी नज़रों के सामने कैसे बर्दाश्त किया था। कहीं रौब में आकर वो कुछ कर ना बैठे। वो चाहता था कि पारो अब जल्दी से आशुतोष के पास पहुंच जाए। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और वो भरभराते हुए उसके कपड़े और खिलौने बैग में डाल रहा था। वो रात ज्योति और आकाश दोनों के लिए ही भारी थी। सोचा नहीं था कि आते ही पारो को खुद से दूर करना पड़ेगा। लगभग दोनों ने ही रात रोकर काटी थी और अगले दिन भारी मन से आकाश ने पारो को आशुतोष को सौंप दिया और कभी कभी मिलने की बात कर लौट आया। कई दिन पारो की याद में ही काटे। आकाश ने तो खुद को ऑफिस के काम में उलझा लिया था और ज्योति घर में किसी न किसी काम में लगी रहती थी। एक दिन शाम को जब आकाश के आने का समय हो रहा था तब वो रसोई में सबके लिए चाय बनाने के बाद आकाश के लिए हल्का फुल्का नाश्ता बना रही थी। आज सूट के बदलने से उसने पतली सी साड़ी पहन रखी थी। सर्दी के बावजूद भी उसके माथे पर हल्का पसीना आने लगा था। शायद आग के पास खड़ी थी इसलिए कि तभी उसे अपनी खुली कमर पर किसी की उंगली का एहसास हुआ। वो चौंक कर पलटी तो फ्रिज के पास से कार्तिक खड़ा नजर आया। उसे देखकर उसकी आंखें फैल गई और उसके हाथ पैर कांप उठे। समझ नहीं आ रहा था कि वो उसका वहम था या सच में कार्तिक ने उसे छुआ था। किसी से कहा तो अभी हंगामा हो जाएगा। इसी डर स्वतः उसने कांपते हाथों से नाश्ता प्लेट में लगाया और लगभग 2 मिनट में ही अपने कमरे में पहुंच गई। कुछ देर बाद आकाश कमरे में आया तो
उलझन से सोफे पर बैठी हुई ज्योति पर उसकी नज़र पड़ी। आकाश को देखते ही ज्योति जाकर उससे लिपट गई और रो पड़ी। आकाश ने उसे वजह पूछी तो उसने पारो की याद आने का बहाना कर दिया, जिसे आकाश ने मान भी लिया। कुछ देर तक वो आकाश को ऐसे ही पकड़ी ही खड़ी रही। जब आकाश का तेज तेज सांस लेना उसे महसूस हुआ तो उसे आकाश के थके होने का एहसास हुआ। तो उसने अलग हुई और बोली, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। आकाश ने गर्दन हिलाई तो ज्योति उसके आगे नाश्ते की प्लेट रखकर चली गई। आकाश के साथ वो कार्तिक को भूल गई थी, इसलिए रसोई में आकर चाय बनाने लगी कि तभी रसोई के बाहर से गुजरा। सीटी बजाते हुए कार्तिक उसे नज़र आया और दोबारा उसके शरीर में कंपन शुरू हो गया। जैसे तैसे उसने चाय छानी और ट्रेन लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ गई। कार्तिक की नज़र उसे अपनी पीठ पर भी महसूस हो रही थी। पहले भी कार्तिक उसे देखा था, तब भी उसे अजीब लगता था, पर अब वो देखने से आगे बढ़ रहा था और उसकी ये हरकत ज्योति को कपा देने वाली थी। क्या उसे आकाश को बता देना चाहिए? इसी सोच विचार में वो अपने कमरे में पहुंच चुकी थी। घबराई सी ज्योति उस दिन आकाश को कुछ ना बता सकी। हालांकि उसकी हड़बड़ाहट का अंदाज़ा लगाकर आकाश ने कई बार उससे पूछा, पर कोई जवाब नहीं मिला। बस घर के कामों से थकान का बहाना बना दिया। कार्तिक की घूरती हुई आँखें उसे खुद के शरीर को भेदती सी महसूस होती थी, पर वो आकाश से कह नहीं पा रही थी। आखिर कहती भी कैसे? वो उसका चचेरा भाई था, इस घर का छोटा बेटा। आकाश पर उसे भरोसा था, पर यहाँ बात परिवार की थी। आकाश का यकीन करना मुश्किल था। हालत ये थी कि जब तक कार्तिक घर पर रहता था, ज्योति ज़रूरी काम के बिना नीचे नहीं जाती थी। एक शाम आकाश ऑफिस से आया और उसने ज्योति को 2 कप चाय लाने के लिए। ज्योति खुश हो गई कि वो दोनों साथ बैठकर चाय पिएंगे। उधर नीचे सुभद्रा चक्कर काट रही थी। कई दिन से सुभद्रा ज्योति से बात करने की फिराक में थी, पर उसने नीचे आना ही कम कर दिया था। जब वो आई थी तब सुभद्रा किसी काम में व्यस्त होती या सब लोग होते तो सुभद्रा उससे कुछ नहीं कह पाती। चाय बनाने
ज्योति नीचे आई तो आज सुभद्रा ने उसे पकड़ लिया और उन्हें देखते ही ज्योति, जो आकाश के साथ चाय पीने के नाम से खुश हो रही थी, उसका चेहरा मुरझा गया और वो मन में बोली, उफ, अब ये पोता मांगेगी। मन तो कर रहा है बाजार से एक गुड्डा लाकर पकड़ा दूं, पर ये कोई पागल थोड़ी ना है जो उसे अपना पोता समझ लेगी। चालाक लोमड़ी है, मेरा शिकार कर देगी। हे भगवान, क्या करूं? अब उसे खोए हुए देखकर सुभद्रा ने उसकी बाँह पकड़ी और सीधा रसोई में ले आई और धीरे से बोली, कुछ इंतजाम हुआ? उसका सवाल सुनकर ज्योति अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने लगी। जो उससे बड़ी उसकी बहन थी, उसका पति शराब पीता था। जब उसे तलब लगती थी तो वो भी ऐसे ही पूछता था, कुछ इंतजाम हुआ? ऐसा उसकी बहन बताती थी। उसकी माँ को सुभद्रा के शौक जानकर उसकी आंखें चौड़ी हो गई थी और वो सकपकाते हुए बोली, आप पोते मांगती हुई हैं, अच्छी लगती हैं, शराब मांगती हुई नहीं। और आप गलत इंसान से मांग रही हैं। मैं भला आपको कहाँ से लाकर दूंगी? मैं ऐसी जगहों पर नहीं जाती जहाँ शराब बिकती है। सुभद्रा ने उसकी तरफ घूर कर देखा और उसकी बात समझते हुए बोली, मैं पोता ही मांग रहा हूँ, बेवकूफ़ छोरी। उसका कुछ इंतजाम हुआ? उसकी बात सुनकर ज्योति को अपनी गलती का पछतावा होगा और वो अपनी जीभ काटती हुई बोली। सारी सुभद्रा ने उसकी तरफ जलती हुई नज़रों से देखा और गुस्से में वहाँ से चली गई और ज्योति ने राहत की सांस ली। नहीं तो पोते के पीछे पड़ जाती तो जवाब देना भारी हो जाता, क्योंकि उसका इंतजाम तो नहीं हो पाया था। और सुभद्रा ये बात सुनकर न जाने क्या करती। ज्योति चाय बनाते हुए बड़बड़ाई, इतनी जल्दी थी तो शादी से पहले बता देती, किसी दादी का पोता साथ ले आती। सुभद्रा जो रसोई में वापस आ गई थी, उसकी बड़बड़ सुन चुकी थी, इसलिए और भी गुस्से में आ गई और बोली, इसका जवाब तो मैं तुझे तारीख आने पर दूंगी। सुभद्रा ने पानी पिया और गुस्से में दंदनाते हुए चली गई और ज्योति डर से सिमट गई और बोली, भगवान करे ये महीना ख़त्म ही ना हो। उसने जल्दी जल्दी चाय छानी और अपने कमरे में जाने लगी। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला, आकाश के साथ कार्तिक को
बैठा हुआ पाया। कार्तिक ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और एक कुटिल मुस्कान दी, जिससे सुभद्रा के डर से भी ज़्यादा उस पर कार्तिक का डर हावी हो गया। वो कांपते हुए पैरों से आगे बढ़ी और मेज पर चाय रखकर वापस जाने लगी। आकाश ने उसे एक नज़र देखा, पर इस समय वो लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और कार्तिक को भी समझा रहा था। इसलिए उसने ज्योति को जाने दिया। ज्योति कमरे से बाहर तो आ गई, पर नीचे जाने में डर लग रहा था। वहाँ सुभद्रा जो थी और कमरे में कार्तिक, उसकी हालत खराब होने लगी। डर के मारे सांस लेना दुर्भर हो गया था। उसने इधर उधर देखा और सीढ़ियाँ नज़र आते ही छत की तरफ भाग गई। शाम हो गई थी, इसलिए ठंडी हवा चल रही थी। हवा के कारण ठिठुरन बढ़ रही थी, पर ज्योति की सांस इस ठंडक के कारण लौट आई थी। वो लंबी लंबी सांसें लेकर खुद को नॉर्मल करने लगी। दोस्तों, कहानी का शेष भाग 9 में।